हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मेटल कार्बीन्स एंड कार्बाइन्स। बेसिकली ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। मैं ये वीडियो जो है हमारे ऐप के लिए बन रहा है, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जहाँ मेटल कार्बीन्स एंड कार्बाइन्स के बारे में। मेटल कार्बीन्स एंड कार्बाइन्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो CSIR, नेट, गेट और TIFR में पूछे जाते हैं। वेल IIT जब में इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। मे भी क्वेश्चन बन भी सकते हैं, क्वेश्चन नहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से IIT का सिलेबस अब जो है पेपर पैटर्न जो है वो CSIR नेट की तरफ झुका जा रहा है, तो चांसेस हैं कि हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। वैसे बेसिकली मेटल कार्बीन्स एंड कार्बाइन्स होते क्या हैं? सी हम सबने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कार्बन है इस तरीके से, जिसने 4 बॉन्ड अगर बनाए हो इस तरीके से, जिसको हम अल्केन या मीथेन कहते हैं। सोचिए अगर उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हो जाता, एक हाइड्रोजन गायब हो जाता, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता, तो अब जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, कार्बन का रेडिकल कहते हैं। सोचो अगर एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए तो अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनपेयर्ड होंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पेयर्ड होंगे अनपेयर्ड होंगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर हम ऐसे मान के चलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अभी भी वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने अभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। मान लीजिए अगर तीसरा हाइड्रोजन भी वहां से निकल जाए तो मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस शेल में अनपेयर्ड पड़े होंगे। मैं कह सकता हूँ वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। एक ऐसा कार्बन का रेडिकल जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनबॉन्डेड हैं। आई थिंक सो अनबॉन्डेड वर्ड जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसे कहते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं उसे? कार्बीन। और जब हमारे पास 3 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हम उसे कहते हैं कार्बाइन। अब देखो ये बहुत क्रूड तरीका हो गया बोलने का, कार्बीन क्या होता है, कार्बाइन क्या होता है। थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सी मान लीजिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, ये हमको पता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, हो सकता है ये वहीं के वहीं पे रहे, और हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे चला जाए। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अगर वो वहीं के वहीं रहता है, वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता और वो इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है, लोन पेयर की तरह काम करेगा। और इसके बाद अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन चला जाता है, तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएगी जो अभी भी खाली पड़ी हुई रहेगी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके वहां पर नहीं आया है। तो ये जो खाली हुई ऑर्बिटल है ऑब्वियसली ये p ऑर्बिटल के शेप में होगी, और जो ये बाकी के 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड हो जाएंगे, और हाइब्रिड होने के बाद इनके अंदर s कैरेक्टर p कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा। नाउ वी ऑल नो कि अगर कोई चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चली जाती है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ले लेती है। तो जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, जिसमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले होंगे और एक जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह वो काम करेगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो फर्दर किसी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, फर्दर किसी के साथ। तो मुझे कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री दिखाई देगी। कार्बन है, यहाँ पर R है, यहाँ उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसका एक ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से खाली पड़ा हुआ है, जो कि अनहाइब्रिड है। व्हाट माय पॉइंट? ठीक। दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाके यहाँ चला जाता है। अब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, और इस बार sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम नहीं करेगा, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन आया। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बस दोनों में फर्क है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चला गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो सेम ज्योमेट्री आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन इस बार इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसकी ज्योमेट्री ऐसी बनेगी कि ये मेरा कार्बन है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ कोई R ग्रुप आ जाएगा, यहाँ कोई R ग्रुप या कोई मेटल आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है वहां पे, मैं R ग्रुप लिख के छोड़ देता हूँ। और इसकी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इस बार वो खाली नहीं है, उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी, जैसे यहाँ पर आपकी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थी वो खाली पड़ी हुई थी, यहाँ पर उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास 2 है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे। आई होप लॉजिक समझा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में। इसको हम कार्बीन कहते हैं, जहां पर 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, हमारे पास 2 ही R ग्रुप लगे होते हैं। ये जो कार्बीन होती है जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई होती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी।
यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जो पहला केस आप देख रहे हो ये वाला, इसको फिशर कार्बीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशर कार्बीन। और इसको कहा जाता है श्रॉक कार्बन। सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा और किसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे या किसमें नहीं होंगे, मतलब कहाँ पर ऑर्बिटल्स में एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और कहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट योर फिशर कार्बीन एंड श्रॉक कार्बन। अब बात करते हैं कार्बाइन्स क्या होता है। सी अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है, पहली सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपके दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं पर हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं वो अभी भी अनपेयर्ड हैं। हाइब्रिडाइजेशन इस बार जो होगी वो सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैंने यहाँ sp2 लिख दिया गलती से, दिस विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपके पास एक ऑर्बिटल होगा जिसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल जो होगी वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है पर दूसरी ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है। देखो फर्क कार्बीन और कार्बाइन में वही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था तो ये ऑर्बिटल यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में चली गई, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन। दोनों में सिचुएशन सेम होंगी, एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक बार अनपेयर्ड वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक बार वो नहीं जाएगा। बस दोनों में मेन फर्क क्या है कार्बन कार्बाइन में हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें sp है। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहीं रहता है, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये खाली ऑर्बिटल है। अब जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अच्छा कई बार हाइब्रिड ऑर्बिटल तो लीनियर ज्योमेट्री लेंगी, देखो ये लीनियर येलो कलर में आपको दिखाई दे रही होगी। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे, उसमें से भी सिर्फ एक ऑर्बिटल होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा ये वाली में, दूसरी जो ऑर्बिटल है वो ऐसे खाली पड़ी हुई होगी। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर ये मेरा कार्बन है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर वाले, ये एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो बॉन्ड बना लेगा किसी r के साथ। यहाँ एक ऑर्बिटल होगी जो p होगी प्योरली इस तरीके से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरी p ऑर्बिटल है वो अभी पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली दोनों पैर हो चुके हैं और एक खाली है, एक अपना इन्वॉल्व है। तो यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनबाउंडेड स्टेट में है, जो बॉन्डेड नहीं है, अनबॉन्डेड स्टेट में मेरे पास प्रेजेंट है। अच्छा दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो कि मेरे पास इसी तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, दो ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होती है, लेकिन इस बार वो जो पैड इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और मेरे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मुझे मिलते हैं। तो अब चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp में एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो मेरा कार्बन होगा, मेरा इस तरीके से कार्बन होगा। यहाँ एक ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसको थोड़ा चौड़ा बनाते हैं इस तरीके से, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं लेकिन दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्योंकि वो प्योरली p है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया तो उनको हम थोड़ा एलोंगेटेड दिखाते हैं। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी देखो, यहाँ पे तीनों, यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा किसी r के साथ, ठीक है। यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन अलग है, इनको हम कहते हैं कार्बाइन्स। क्या कहते हैं इनको? कार्बाइन्स। अच्छा अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है तो मुझे बताओ इनका टोटल s का वैल्यू कितना होगा? प्लस हाफ माइनस हाफ, आंसर कितना निकल के आएगा? 0। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका s का वैल्यू कितना निकल के आएगा? हाफ निकल के आएगा। आपको याद है स्पिन मल्टीप्लिसिटी नाम की एक चीज हम पढ़ते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1, तो मुझे बताइए इसका वैल्यू तो 0 होगा, बचाइए, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा? 2। इसको हम कहते हैं डबलेट। तो ये जो कार्बाइन है आपके पास, जिसके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पैड हो चुके, एक ही अनपैड है, उसको हम डबलेट कार्बाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबलेट कार्बाइन। जहां पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन अनपैड हैं तब सोचो टोटल s का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी टोटल आंसर आएगा 3/2। और अगर आप इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हो 2s प्लस 1 तो आंसर आएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 का आंसर 4 आता है। हम इसको कहेंगे क्वार्टेट कार्बाइन। क्या कहेंगे? क्वार्टेट कार्बाइन। आई होप आपको कार्बिन और कार्बाइन में फर्क समझ में आया होगा कि कार्बिन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन और कार्बाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में फर्क है। एक sp2 है और एक हमारे पास sp है। उसमें भी दो सिचुएशन आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, अनएक्साइटेड होगा, और एक में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, मैंने दोनों को यहाँ पे साथ में ड्रॉ कर दिया है, ये आप बाद में आराम से देख सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहिए तो मुझे पॉज करके आप इनके नोट्स बना सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अगर आप ऐप पे मुझे देख रहे हो, हमारे केमिस्ट्री एंड रोल के ऐप पे अगर आप देख रहे हो मुझे आरएम बैच में या किसी और बैच में,
तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप बाद में वहां से आप लिख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप मुझे पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कार्बीन्स के बारे में, क्योंकि कार्बाइन्स के बारे में तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता। कार्बीन्स के बारे में, फिशर कार्बीन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ऑर्बिटल खाली पड़ी होगी और 2 इलेक्ट्रॉन पैर्ड होंगे, ठीक है। जो 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैर हो गए, तो क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको श्रॉक कार्बीन को, जहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी भी बॉन्डेड नहीं हुए हैं, अनबॉन्डेड है और अनपेयर्ड, देखो ये अनबॉन्डेड है पर पैर्ड है, ये अनबॉन्डेड है पर अनपेयर्ड है, ठीक है। हम इसको ऐसे दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें भी आर लगाओ। सिर्फ सोचने की बात है, ये सिंगलेट स्टेट में होगा। व्हाई इट विल बी इन सिंगलेट स्टेट, क्योंकि अगर दोनों का आंसर एस का वैल्यू निकालो, एस का वैल्यू 0 निकल के आएगा, 2s + 1 का आंसर निकालो, 2 × 0 + 1 आंसर निकल के आएगा 1, बिकॉज 2 × 0 0 हो जाता है, 0 + 1 विल बी 1, तो ये हो जाएगा सिंगलेट स्टेट। और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो वो ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा, बिकॉज हाफ प्लस हाफ का आंसर 1 आएगा। 2s + 1 में अगर आप s का वैल्यू 1 डालोगे, आंसर 3 निकल के आता है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये ट्रिपलेट स्टेट में है ये। अब देखो, अब यहाँ से समझ में आता है कार्बीन कार्बाइन में और इसमें क्या फर्क समझ में आएगा। अगर मेरे पास कार्बीन है और अगर मेरे पास कार्बाइन है, कार्बीन मेरे पास 2 होते हैं, या तो वो सिंगलेट हो सकते हैं या तो वो मेरे पास, अच्छा यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास डबलेट या तो ये मेरे पास क्वार्टेट, या तो ये सिंगलेट और या तो ये मेरे पास ट्रिपलेट। सिंगलेट है इसका मतलब मेरे पास 2 होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैर्ड होंगे। ट्रिपलेट है मतलब ये यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। डबलेट है इसका मतलब कार्बन होगा, यहाँ पर मेरे पास आर लगा होगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पैर्ड होगा और एक सिंगल होगा। क्वार्टेट है मतलब ये आर लगा होगा, ये कार्बन होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग। आई होप अब आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि कार्बीन है, कार्बाइन है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, डबलेट है या क्वार्टेट है, समझ में आया। अब एक को श्रॉक, एक को हम फिशर कह देते हैं, बस वो नाम याद रखना है आपको, फिशर कार्बीन कौन सा है और श्रॉक कार्बीन कौन सा है। अब ये सिंगलेट स्टेट में है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पैर्ड हैं, ठीक है। ईएसआर इनएक्टिव होगा। देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अनपैर्ड होने पर डिपेंड करती है। जैसे हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो जब गोल घूमता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करता है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन की। जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टकराएगी तो वो इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। सिमिलरली जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो अनपेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल क्रिएट करेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन दिखाएगा। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन पैर्ड हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट स्पिन में, अब वो आपस में ही पैर्ड हो गए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अगर पैर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ईएसआर इनएक्टिव होता है, और अगर अनपैर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये अलग अलग हैं, अनपैर्ड हैं, तो वो ईएसआर एक्टिव होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल, जैसे बोरोन में हमने पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेगी। ऐसा लगेगा जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी। वेरेज यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्बिटल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसके पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो जिसके पास नहीं है उसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, भाई ये उन्हीं मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि जिस मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा उसके पास जो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने मेटल मेटल का बॉन्ड पढ़ा होगा। हमारे पास अगर ये कार्बन है, अगर इसके पास एक लोन पेयर है, यहाँ पर अगर एक ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पर आर लगा है, यहाँ पर आर लगा है, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा कार्बीन का। अगर मेरा मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो मेटल टू लिगैंड पाई बॉन्डिंग, जिसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, वो प्रिफर करेगा। मेटल जो होगा इस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने का काम, इसलिए तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया। तो इस केस में आपका जो मेटल होना चाहिए वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बीन के ऊपर ट्रांसफर कर सके। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मोस्टली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मैंने यहाँ पे बता दिया किस तरीके से। अब देखो यहाँ पहचानने का एक और तरीका, आपका जो कार्बन होगा, अगर वो कार्बीन है, वो मेटल के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर वो फिशर है, क्योंकि उसके पास 2 ये इलेक्ट्रॉन से जो लोन पेयर का काम करेंगे। उसका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा हुआ है, या तो वो मेटल से बैक बॉन्डिंग कर सकता है, या
अगर ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप उस पर लग जाए, अल्काइल ग्रुप हो या कोई भी ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऐसा लग जाए जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सके, मतलब जो आपका आर होना चाहिए ना वो पाई डोनर हो सके। जैसे ओ मिथाइल ग्रुप जो होता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने, आप लोगों ने रेजोनेंस के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में सुना होगा, यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि जो बेंजीन रिंग होती है हमारी इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे अगर मेरा कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो पाई डोनर है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और ये यहाँ पे कार्बीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। आपका जो मेटल होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा मोस्टली, जैसे आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन, ठीक है, मोलिब्डेनम, यहाँ पे एमओ आएगा, मोलिब्डेनम, जो कि नॉर्मल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे टंगस्टन के साथ कार्बन लगा होगा, OMe लगा हुआ है, तो ये OMe देख के भी आप पहचान सकते हो कि ये कार्बन कौन सा होगा, फिशर कार्बन होगा। और टंगस्टन को भी देख के पहचान सकते हो कि ये जो होगा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फिशर कार्बन होगा। यहाँ पे ये ट्रिपलेट स्टेट में होता है, ये सार इनएक्टिव होता है, ये सार एक्टिव होता है क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। बॉन्ड विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, अब ये हाई ऑक्सीडेशन के साथ जाएगा क्योंकि आपका ये जो कार्बन है, कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पे दो R ग्रुप लगे हुए हैं, ये बैक बॉन्डिंग दिखा सकता है लिगेंड टू मेटल वाला, इस तरीके से। तो मेटल अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो भी कोई फर्क, आप लोगों ने अगर मेटल इसके बारे में पढ़ा, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है जिसमें हमारे पास मेटल होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड का IR स्पेक्ट्रा। उसमें हम देखते थे कि अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाती है, बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज हो जाता है। सेम फंडा आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कार्बन जो होगा अगर वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ है तो क्या, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ है तो क्या। आई होप यहाँ तक आपको, यहाँ पर जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कार्बन के पास दो पैड इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरीके का वो डेटिव बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर नॉर्मली जो कैरेक्टर होता है वो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह कैरेक्टर होता है जिसको मेटल और कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कह सकते हैं कि भाई कार्बन जो है वो सिग्मा डोनर का काम कर रहा है वहाँ पे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिग्मा डोनर का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ वो बिहेव कर रहा है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ जो मेटल इन्वॉल्व होता है यूजुअली टिटेनियम, टेंटलम या टंगस्टन इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पर जो R ग्रुप होता है क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो R ग्रुप जो होगा या तो हाइड्रोजन होता है या मोस्टली यूजुअली वो अल्काइल्स होते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर OR या NR2 क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनको देख के आप पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पर भी देखो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, अब डबल बॉन्ड क्यों बना हुआ आप कहोगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये भी मेटल के साथ किसी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका होगा बैक बॉन्डिंग में, तो ये तो है ही है, ये भी हो चुका होगा, तो ये बैक बॉन्डिंग को हम इसको इस तरह, यहाँ पर भी अगर मेटल है इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये भी बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, तो हम वहाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं कि देखो मेटल कार्बिन ने वहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया होगा। आई बात आपको समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट फिशर कार्बिन एंड श्रॉक कार्बिन। नाउ CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूँ, जैसे द टेबे रिएजेंट। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द टेबे रिएजेंट जो होता है, टेबी जो भी आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहो। मेरे पास टिटेनियम होगा, साइक्लोपेंटाडाइन की 2 रिंग्स लगी होंगी, क्लोरीन क्लोरीन होगा। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स एल्यूमिनियम Me3 लेके आते हो, 2 टाइम्स Al Me3, आप लोगों ने AlCl3 पढ़ा होगा, ठीक है, आप Cl की जगह हटा के वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, Me 3 टाइम्स लगा दो, बात तो वही होगी। तो ऐसे अगर आप लेके आते हो तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, एक क्लोरीन आपका ब्रीजिंग लिगेंड का काम करेगा जो कि टिटेनियम और एल्यूमिनियम के साथ बनेगा। आई होप क्लोरीन कैन वर्क एज अ ब्रीजिंग लिगेंड, और यहाँ आपका आ जाएगा कार्बन। अब वो अलग बात है कि यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड एक ही मेटल के साथ नहीं बनाया है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बनाया है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये तो सर ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल अल्केन है, लेकिन वो CH2 है, जो CH2 ग्रुप है जो यहाँ और यहाँ है, और ये आपका कार्बीन है जो यहाँ पर इन्वॉल्व। इसको हम टेबे रिएजेंट कहते हैं, प्लीज इसको याद रखना। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है पहचानने की, ये याद रखना, और इसको आप मुझे पॉज करके इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन। अब सिंस मैंने ये वीडियो बहुत टाइम बाद पहली बार मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ इस वीडियो के साथ की जुड़ी हुई कुछ यादें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2017 की बात है जब मैं हैदराबाद गया हुआ था, एंड हैदराबाद में मैं CSIR नेट की तैयारी करने गया था जब मेरा MSc खत्म हुआ था। तो मार्च में मेरा MSc खत्म हुआ और अप्रैल में हम लोग हैदराबाद चले गए थे, जून में हम हैदराबाद चले गए ना। 2017 तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था ढंग का, आई डिडंट हैड अ गुड मोबाइल फ़ोन जिसमें मैं इंटरनेट कनेक्शन हो या कुछ, एक डब्बा सा फ़ोन में यूज़ करता था।
बट जब मैं हैदराबाद गया, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स के पास अच्छा मोबाइल था, इवन मेरे पास भी तब तक एक छोटा अच्छा मोबाइल आ गया था। और यूट्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे 2017 तक यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि गाना सुनना वो सब सुनना तो हम मेमोरी कार्ड में भरवा के लेके आते थे। हाँ, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप बंदा हूँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी में मैं लैक करता था। तो वहाँ जाने के बाद जब मैं CSIR नेट की तैयारी करने लगा तो मुझे डाउट्स आने लगे और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तब वहाँ मैंने पहली बार यूट्यूब का सहारा लेना शुरू किया, और जो पहला इंसान जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, ही वॉज नन अदर देन डॉक्टर A सेठी। आपने इनका नाम सुना होगा, गेट केमिस्ट्री इनका यूट्यूब चैनल है, गेट केमिस्ट्री नाम का यूट्यूब चैनल है इनका। मैं इनसे पहली बार मैंने जब यूट्यूब चैनल खोला और मुझे कार्बिन कार्बाइन नहीं समझ में आ रहे थे क्या होता है, तब मैंने उनसे ये कार्बिन एंड कार्बाइन के बारे में मैंने पढ़ा था। तो ये जो नोट मैंने आपको यहाँ बना के दिया है, ये नोट्स, ये मैंने उनसे कॉपी पेस्ट किया है। उनके किसी एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, मैंने उसको नोट डाउन किया था। मैंने वहाँ से ये सारा कंटेंट, इसका ये जो डिफरेंशिएशन बिटवीन फिशर एंड स्टॉक है, तो मैंने उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे ये सिखाया है। तो दैट वाज माय फर्स्ट जर्नी। पहली बार मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था, पहली बार मैंने केमिस्ट्री यूट्यूब से पढ़ी थी। वो अलग बात है कि 2018 में फिर फाइनली मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। एंड आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिस इज 2022 दिसंबर गोइंग ऑन, एंड ऑफ 2022। सो आई वुड लाइक टू रिमेंबर ए सेठी सर, आपको पहली बार मैंने देखा था इस चैनल पे ये टॉपिक पढ़ाते हुए, एंड फाइनली आज मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सो कुडोज टू यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एंड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये डायग्राम्स आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना, ये वाली चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कार्बिन एंड कार्बाइन का पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।